भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको गतिमान आवेश वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। इसमें आज हम आप सबको कुछ परिमित लंबाई से जुड़ा हुआ डेरिवेशन भी बताएंगे। आइए देखते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन बता रहे हैं। परिमित लंबाई के किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि CD एक परिमित लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। तार में किसी बिंदु, देखिए तार में किसी बिंदु की बात कर रहा है, तो Q से स्मॉल a दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Q बिंदु है, यहाँ से स्मॉल a दूरी पर एक P बिंदु स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P को C व D से मिलाने पर कोण CPQ φ1 एंड OPQ ये φ2 है। तो या फिर इसको हम लोगों ने D बोला है, तो इसको हम लोगों ने D कह दिया। DPQ इज इक्वल टू φ2। तो चालक तार में EF जो है अल्पांश लंबाई है जिसको हम लोग DL मेंशन किया है। तो दोनों के बीच में देखिए हमने एंगल φ1 कह दिया और ये एंगल क्या हो जाएगा θ1 बोल दिया, और तो EPG क्या हो जाएगा D फाई। बायो सेवर्ट का नियम यूज़ करेंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम हम सबको क्या कहता है? बायो सेवर्ट का नियम हम लोगों को बताता है कि जो इसका फार्मूला होगा वो DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम हम सबको 4 बातें बताता है। एक तो तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र B धारा के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्थित है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा साइन थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र और बिंदु के बीच बना कोण है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसी पे हम लोग कहते हैं डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने लिखा था, पता था कि DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, पहला इक्वेशन हमने कह दिया। हम इसके बाद में ट्रायंगल EFG में यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए EF और इसके बाद में G। देखिए हम लोग देख रहे हैं EFG, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा EG अपान EF। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए EG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा EF साइन थीटा। तो यहाँ से EG इज इक्वल टू DL साइन थीटा। इसके बाद में ट्रायंगल EPG में यहाँ पर क्या आ जाएगा D फाई। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों ने कहा है EPG, इसमें क्या आ जाएगा ये D फाई हो जाएगा। D फाई इज इक्वल टू क्या आएगा EG अपान R। R इसलिए कहा है क्योंकि E से लेके P के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि EG इज इक्वल टू R D फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तुलना करने पर इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया, समीकरण नंबर 3 कह दिया। तो समीकरण 2 व 3 से दोनों का बायां पक्ष समान है तो दाहिना पक्ष भी समान हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा DL साइन थीटा इज इक्वल टू R D फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हमने लिख दिया, मतलब हम लोग कह सकते हैं DL साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं R D फाई। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 कहता है कि DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे DL साइन थीटा की जगह R D फाई लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा R D फाई अपॉन R स्क्वायर। R से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा देखिए यहाँ पर क्या बचा, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर
आई डी फाई अपॉन आर, ऐसा कुछ बचा। तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए एंगल ई पी क्यू में यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। देखिए एंगल हम लोग देखते हैं, हमने क्या कहा, ई पी क्यू। तो ई पी क्यू में ये देखिए ई है, पी है, क्यू है, इस पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस फाई। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन आर। देखिए ए ये है, आर ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई। तो इसका मान कहाँ रखेंगे, इसका मान समीकरण 4 में रखने पर, तो आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपान ए। तो यहाँ पर संपूर्ण तार की बात करेंगे, संपूर्ण तार के लिए, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक जाएंगे, कॉस फाई डी फाई, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का, कॉस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन फाई हो जाता है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई माइनस फाई 1 से फाई 2 चला गया। अब वैल्यू रख देंगे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस का फाई 1, b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जब फाई 1 की वैल्यू फाई 2 के बराबर हो और 90 अंश का कोण होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब वैल्यू पुट करेंगे फाई 1 की जगह भी 90 और फाई 2 की जगह भी 90, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 90 प्लस साइन 90, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 की वैल्यू 1 होती है तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है, तो इस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आई अपान ए। आगे हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं आपको कंडीशंस, यहाँ पर क्या है कि फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में, पहले आपको बता दें कॉन्सेप्ट क्या है, कि उन्होंने बाएं हाथ के नियम में कहा था अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मध्यमा जो है वो देखिए तीनों एक दूसरे के लंबवत है, आप लोग देख रहे होंगे। मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को बताएगी, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, तो अंगूठा जो है यह बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप लोग अपने हथेलियों को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आगे का एक डेरिवेशन है, दो समांतर सीधे धारावाही चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। देखिए आपने क्या देखा कि पी क्यू और आर एस दो सीधे और समांतर धारावाही चालक तार हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। इन तारों में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 और I2 एक ही दिशा में हैं। तो PQ में बहने वाली धारा जो है वो RS PQ के कारण, देखिए इसकी वजह से इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वहाँ पर B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 I1 अपान R। जैसा कि कुछ देर पहले आपको बताया था ना, B इक्वल टू 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 I अपान A, परिमित लंबाई के कारण। तो यहाँ भाई परिमित लंबाई है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए PQ तार के कारण RS तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान आएगा B इक्वल टू 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 I1 अपान R। तो RS की लंबाई L होगा, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू I2 BL साइन 90। B का मान रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, F इक्वल टू I2 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 I1 अपान R, और साथ में L आ जाएगा। इस L को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा,
तो ये क्या आ जाएगा, F/L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। एक चीज़ और भी बता रहे हैं, जब भी कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि कहा यह जाता है कि जो PQ तार पर लगने वाला बल इसी परिमाण का होगा। यदि तार में बहने वाली धाराएं समान दिशा में होंगी तो बल आकर्षण होगा, यदि तार में बहने वाली धाराएं विपरीत दिशा में होंगी तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। अर्थात हम लोग जो चित्र देख रहे थे, इस चित्र में आपको बता दें, दोनों यदि समान दिशा में होंगी तो वहाँ पर आकर्षण बल काम करेगा, और यदि विपरीत दिशा में होंगी तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। नेक्स्ट है 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या कहते हैं, ये कहा जाता है कि निर्वात में रखे 2 सीधे समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इसमें प्रवाहित धारा, यदि इसमें प्रवाहित धारा हो तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। अर्थात सूत्र के माध्यम से ही 1 एम्पीयर की परिभाषा निकल के आती है। फिर से देखिए, निर्वात में रखे 2 सीधे समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो उसमें इतनी धारा प्रवाहित होगी कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो तो उस पर बहने वाली धारा 1 एम्पीयर की होगी। अगला एक डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कि धारावाही लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग ये डेरिवेशन देखते हैं, धारावाही लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमें मान के चल रहे हैं कि माना किसी चालक तार को मोड़कर, देखिए आप इस चालक तार को स्मॉल r त्रिज्या की एक कुंडली बताया जा रहा है, इस पर I धारा प्रवाहित हो रहा है, इसकी अल्पांश लंबाई, मतलब इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा L है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्पांश लंबाई के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर क्या हो जाएगी, वो dB है या डेल्टा B है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, आप क्या देख रहे हैं, चित्र भी देखिए, ये केंद्र है, इसकी दिशा x अक्ष की तरफ है, इसकी दिशा y अक्ष की तरफ, मतलब दोनों के मध्य बना कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, बायो-सेवर्ट के नियम से, तो बायो-सेवर्ट के नियम से, तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि डेल्टा B इज इक्वल टू μ0/4 I डेल्टा L sin 90 अपॉन r²। तो यहाँ से डेल्टा B इक्वल टू क्या आएगा, μ0/4 I डेल्टा L अपॉन r²। संपूर्ण कुंडली के लिए, तो संपूर्ण कुंडली के लिए, तो संपूर्ण कुंडली की बात कर रहा है, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा B। तो B इक्वल टू μ0/4 I अपॉन r² और डेल्टा L इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डेल्टा L का मतलब क्या हो जाएगा, ये है परिधि को दर्शाता है, परिधि को दर्शाता है। तो परिधि को दर्शाएगा तो इसका मान कितना होता है, 2πr होता है। तो हम लोग B इक्वल टू क्या कह देंगे, μ0/4 I अपॉन r² इंटू 2πr। तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो B इक्वल टू μ0/2 I अपॉन r। यदि इस पर फेरों की संख्या, चित्र में देखिए एक फेरा है तो इस पर इसका मान कितना आ गया, B इक्वल टू μ0/2 I अपॉन r। यदि इस पर n कुंडली होंगी या फेरों की संख्या n होगी, तो n फेरे होंगे, n फेरे हैं तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/2 NI अपॉन r। अगला है कि धारावाही लूप के केंद्र से उसी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको बता दें कि माना लूप की त्रिज्या स्मॉल a है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, लूप के केंद्र से उस अक्ष के बीच की दूरी x है,
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। n फेरे होंगे तो इसका मान n जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में आ जाता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, तो वैज्ञानिक थे एक लॉरेंज, उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो इस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो फिर से इसकी डिफिनीशन समझिएगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो इस पर एक बल आरोपित होता है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो वहाँ पर जो बल होगा उसको लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की तरह ज्ञात की जा सकती है और इसकी आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। आप एक चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र में क्या कहा जाता है कि जो लॉरेंज बल होता है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q होता है। आप इस चित्र में देख क्या रहे हैं कि जब भी हम कभी भी किसी लॉरेंज बल की बात करेंगे तो वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। और लॉरेंज बल कहाँ से निकल के आता है कि कहते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा, कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो वहाँ पर लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है। दूसरी बात है कि लॉरेंज बल आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो अर्थात F प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा। तो दो बातें हम लोगों को पता चली। पहली क्या आई कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q, पहला समीकरण आ गया। दूसरा आया F प्रोपोर्शनल टू V, तो पहले और दूसरे समीकरण से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू QV। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या कह दिया, हम लोगों ने कांस्टेंट K कह दे रहे हैं। या एक और चीज़ बता दें, एक तीसरा भी समीकरण है, पहला और दूसरा है, इसके साथ में एक तीसरा भी समीकरण है। एक तीसरा समीकरण क्या है, F प्रोपोर्शनल टू B, ये तीसरा समीकरण है। मतलब जो लॉरेंज बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1, 2, 3 से, तो 1, 2, 3 से क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू QVB। तो प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो QVB। यदि K बराबर 1 तो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू QVB। तो लॉरेंज बल का जो मान होता है वह आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो मान निकल के आता है K का मान, ये प्रयोगों द्वारा आता है। तो ये जैसे चित्र आप दिखा रहे हैं ना, कोई भी कण जो है वो गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो वहाँ पर काम करने वाला बल लॉरेंज बल होता है। देखिए पहले चित्र में तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों 90 अंश के कोण बनाते हैं, लेकिन यदि V का मान ऐसे आ गया, B ये परिमाण के रूप में, तो यहाँ पर घटक क्या हो जाएगा, V साइन थीटा, और नीचे वाला घटक क्या हो जाएगा, V कॉस थीटा। तो हम लोग ऐसे आधार पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ना प्रवेश करके थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो यहाँ पर वेग में जो दो घटकों वियोजित करेंगे तो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा हो जाता है। तो इसका मान ऐसा ही निकल के आता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का गमन पथ। गमन का मतलब होता है रास्ता, मतलब गतिमान रास्ता, पथ माने रास्ता। तो आप चित्र देख रहे होंगे, तो माना चुंबकीय क्षेत्र Q कागज के तल के लंबवत, तो कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर कार्य करता है। तो इस पर Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। जब यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के में गतिमान रहता है तो इस पर लॉरेंज बल कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये गमन पथ है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये सर्कल आप दिखाई दे रहा है, वो से स्मॉल r, ये कोई बिंदु P है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है। आपको बता दें जब कोई कण वृत्ताकार शेप में मूवमेंट करता है तो वहाँ पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है, लेकिन यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में काम करे तो वह लॉरेंज बल के बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं
तो इस बल के प्रभाव से यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। वृत्ताकार मार्ग में गति करने के कारण आवेश को अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब है कि अभिकेंद्र बल कहाँ से, लॉरेंज बल कहाँ से प्राप्त होगा? अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है। तो लॉरेंज बल का मान क्या होता है? QVB। अभिकेंद्र बल का मान mv²/r। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? mb/qv। तो यदि आवेश का परिक्रमण काल डेल्टा t है तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2πr/v। तो r इक्वल टू mv/qv है, तो r का मान यहाँ पर रख देंगे, तो t इक्वल टू 2πmv/qv। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2πm/qv। यदि आवृत्ति n है तो n इक्वल टू 1/t हो जाएगा, तो n इक्वल टू 2πm/qv, n इक्वल टू qv/2πm। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश ना करके 90 अंश के कम के कोण पर प्रवेश करता है, तो वहाँ पर भी कुछ स्थिति ऐसी आएगी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, राउंडिंग शेप में मूवमेंट कर रहा है, तो v1 इक्वल टू v sin थीटा हो जाएगा। तो समांतर की बात करेंगे तो पहला v1 है तो दूसरा समांतर है तो v cos थीटा हो जाएगा। तो r इक्वल टू m v1 qb हो जाएगा, तो वैल्यू रख देंगे, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? qb/2πm। अगली बात है पिच। पिच क्या होती है? पिच का मतलब होता है, हम लोग आमतौर पे क्रिकेट की भाषा में उसको क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर कोई बल्लेबाज बैटिंग करता है, गेंदबाज बॉलिंग करता है, कुल मिला के जहाँ रन बनाया जाता है वहाँ पर पिच होता है। ये क्रिकेट की भाषा में है। लेकिन जब हम पिच की बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ वैसा ही आप लोग देखेंगे कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर एक चक्कर लगाने में जो चली गई दूरी होता है, मतलब समांतर यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एक चक्कर लगाने में चली जाती है, दूरी तय करेगा, तो वो पिच होता है। उसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू v11 का मतलब क्या है? समांतर घटक है, मतलब वेग के दो घटकों, एक लंबवत घटक है, लंबवत घटक का समांतर घटक उसके और परिक्रमण काल के गुणनफल के बराबर होता है। मान रख देंगे तो P इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2πm/qb। वैल्यू रखेंगे तो P इक्वल टू 2πmv sin cos थीटा 2πmv cos थीटा/qb। अगली बात है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है यदि कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में काम करता है तो केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें माना Q आवेश स्मॉल v वेग से गतिमान है, इसमें r दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए इसमें r बिंदु पर कोई बिंदु P है, गतिमान है लेकिन r बिंदु पर कोई बिंदु P है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि आवेश डेल्टा t समय में डेल्टा l दूरी तय करता है तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? b इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा l sin θ/r²। पहला समीकरण हो गया। तो आवेश की परिभाषा भी कह सकते हैं या धारा की परिभाषा हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। वैद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू Q/ΔT, डेल्टा L इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा टी। मान रख देंगे तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? μ0/4π QB sin θ/r²। तो थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? B इक्वल टू μ0/4π QB/r²। अगली बात है दो गतिमान आवेश के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि Q1 Q2 दो आवेश है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, V1 V2 वेग से गतिमान है, तो दोनों के मध्य बना कोण क्या हो जाएगा? θ1। Q2 आवेश से गतिमान है तो Q2 के कारण Q1 आवेश के कारण गतिमान Q2 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? B इक्वल टू μ0/4π Q1 V1 sin θ1/r²। तो वैल्यू रखेंगे, Q2 आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है तो इस कारण चुंबकीय बल Fm क्या हो जाएगा? Q2 V2 B sin θ2। B का मान रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Fm इक्वल टू μ0/4π Q1 Q2 V1 V2 sin θ1 sin θ2/r²। θ1 θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मान ये आ जाएगा V1 V2 का मान V के बराबर है तो Fm इक्वल टू μ0/4π Q1 Q2 V²/r²। इसके बाद में दो आवेशों के कारण चुंबकीय बल और वैद्युत बल में क्या संबंध आता है, दोनों में अंतर भी क्या है। तो देखिए
Q1 Q2 आवेश दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, समान वेग v है, तो Fm इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 Q1 Q2 v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। पहला समीकरण हो गया। यदि वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है तो कूलाम का नियम काम करेगा। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो FL इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों बल हैं। तो FM अपॉन FL इक्वल टू मान रखेंगे तो FM अपॉन FL इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर मान रखेंगे तो FM अपॉन FL इक्वल टू v/c का होल स्क्वायर। धारावाही परिनालिका क्या होता है? जब कोई दफ्ती या मोटे कागज़ के ऊपर तांबे के तारों को पृथककर लपेटा जाता है तो इस प्रकार की संरचना परिनालिका कहलाती है। किंतु जब इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, तो इस आधार पर उसको हम लोग धारावाही परिनालिका बोलते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं दफ्ती या मोटे कागज़ के ऊपर यदि तांबे के तारों को पृथककर लपेट दिया जाएगा तो यह संरचना परिनालिका होगी, लेकिन इस पर यदि धारा प्रवाहित हो जाएगा तो यह गुण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर धारावाही परिनालिका हो जाता है। अगली बात है कि धारावाही परिनालिका में चुंबकीय गुण यदि विद्यमान रहेगा तो परिनालिका में धारा का प्रवाह होता है। एक चीज़ और भी आपको बता दें कि यदि हम लोग धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये जो म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है और n का जो मान होता है वह फेरों की संख्या तथा तार की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, और I क्या है? धारा है। यदि इसी में हम कहते हैं कि धारावाही परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 आ जाएगा। यदि हम लोग धारावाही परिनालिका के चुंबकीय गुणों के परीक्षण की बात करेंगे तो इसमें चुंबकीय गुणों का परीक्षण करने पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एक तो ये कि धारावाही परिनालिका को जब लोहे की वस्तु के पास लाते हैं तो वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण होता है धारावाही परिनालिका में, और लोहे की वस्तु को अपने आकर्षित करने की क्षमता होती है। दूसरी बात ये निकल के आई है कि धारावाही जो परिनालिका है वो हाथों से बांधकर एक स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका देते हैं, जैसे हम लोग पेन देख रहे हैं, यदि ये इस तरीके से धागा से लटका दिया जाएगा तो यह परिनालिका में धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस दिशा में हम लोग कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह होता है, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि परिनालिका केवल उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है और परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार रखती है। परिनालिका में जुड़े जो सेल की ध्रुवता बदलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वह प्रारंभिक स्थिति से 180 अंश के कोण पर घूम जाती है। इससे एक बात ये भी समझ में आता है कि धारावाही जो हम लोग कह सकते हैं कि सेल की जो ध्रुवता है उसको बदलने पर परिनालिका की चुंबकीय ध्रुवता भी बदल जाती है। मतलब 180 अंश का कोण का मतलब ये है कि ये इस तरीके से है तो वो परिवर्तन होके ऐसे आ जाएगा। एक शब्द आया साइक्लोट्रॉन, आप चित्र भी देख रहे होंगे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग धनावेशित कण की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इस अधिक ऊर्जा वाले कणों का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, और 1934 में वैज्ञानिक लॉरेंस ने ऐसा खोज किया था, और इन्होंने ये बताया था कि इस युक्ति से हम लोग तथ्य पर आधारित चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले कणों की आवृत्ति उस कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। अगला हम आपको डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, एम्पियर का परिपथी नियम। तो देखिए इस नियम क्या कहता है, जब कोई बंद परिपथ सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B यदि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय